वर्ष में कितने उपभोक्ताओं की शिकायतें प्राप्त हुई है और इनका समाधान करने की प्रगति क्या है? माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा, विगत वर्ष में 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक हमारे पास कुल 704 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें निस्तारित शिकायतों की संख्या 524 रही और जो लंबित है वो 180 है। लगातार हमारा आयोग और विभाग पूरा उपभोक्ता हेल्पलाइन के माध्यम से ये है कि उपभोक्ताओं को न्याय मिले और उपभोक्ताओं में जागरूकता भी आए और उनको उपभोक्ताओं में ये भी लगे कि जिस तरह केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि भारत विकसित भारत बने, तो उसमें उच्च गुणवत्ता की चीज़ें मिले और उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता का सामान मिले, इसके लिए भी सरकार लगातार प्रयासरत है। अगला प्रश्न श्री छोटू सिंह। 202। माननीय मंत्री जी। खंड 1 जैसलमेर जिले में पुरातात्विक महत्व के देवालय और प्राचीन मंदिरों की सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2 उक्त देवालयों और प्राचीन मंदिरों में नवडूंगरी शिव मंदिर वर्तमान में जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। उक्त मंदिर विभाग द्वारा संरक्षित मंदिरों देवालयों की सूची में सम्मिलित नहीं है तथा वर्तमान में इसके जीर्णोद्धार मरम्मत हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन प्रक्रियाधीन नहीं है। विभाग द्वारा बजट उपलब्धता एवं युक्तियुक्त प्राथमिकता के आधार पुरातात्विक महत्व के स्थलों स्मारकों का जीर्णोद्धार कार्य करवाया जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, आपका जवाब परिशिष्ट 1 पे आया और जैसलमेर एक विशाल क्षेत्र है और आज़ादी से पहले इस क्षेत्र के अंदर कई गढ़ बने हुए हैं, वो भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और उन गड्ढों के अंदर मंदिर भी है, वहाँ के लोग वहाँ पूजा करते हैं, लेकिन वो भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। विशेषकर जो नवडूंगर मंदिर है उसके पास में भी, जिसको हम मोहार के नाम से जाना जाता है, वो शिव मंदिर है। वो उस समय का बना हुआ, जब आज़ादी से पहले वहाँ 84 खेड़े पाले वालों के रहते थे, वो आज क्षीण अवस्था में है। मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके मार्फत यही निवेदन करना चाहता हूँ, पूछिए। कैसे कई मंदिर है जो इस रिकॉर्ड में इन्होंने परिशिष्ट ए पे नहीं दिया है। हमें याद है, क्या उन मंदिरों को इस रिकॉर्ड में लेके उसका मरम्मत करवाना, उसको जीर्ण अवस्था में नई अवस्था में लाने के अगर विचार रखते हैं या नहीं रखते हैं? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहूँगी कि जीर्ण शीर्ण मंदिरों एवं स्मारकों का जीर्णोद्धार का कार्य एक सतत प्रक्रिया है जो बजट की उपलब्धता के आधार पर करवाए जाते हैं। मैं नवडूंगरी मंदिर को प्राथमिकता के आधार पर परीक्षण करवा लेती हूं और अब आवश्यकता होने पर इसे बिल्कुल इसका कार्य भी हम लोग करवाएंगे। अगला प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं विशेष उस मंदिरों के बारे में। मैं एक सीमांत का रहने वाला हूं, वहाँ एक घोटेरू सीमांत जगह पर वहाँ एक गढ़ बना हुआ है, वो आज भी उस गढ़ को जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। वहाँ मैया का मंदिर है, जोग माया का। अरे सुनो साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे सुनो, क्या उस मंदिर को या मेघा गांव के पास जो चाचक देव का मंदिर है और उसमें परमानेंट पानी रहता है, ठीक उसी प्रकार से एक भीम गोडा के नाम से जाना जाता है। दंत कथाओं और पुराने कथाओं में बता गया है कि महाभारत के युद्ध में भीम ने यह गोडा लगाया था जिससे उससे परमानेंट पानी चलता है। क्या उस जगह पे आप मंदिर बनाने का विचार रखते हैं? साथ ही निवेदन, साथ ही उन मंदिरों के पास अनेक प्रकार के पौधे लगे हुए हैं, खेजड़ी है, केर है, जाड़ है, बोरडी है, बूंदी है, तो क्या उन पूरी मुंह बोली ओरण को भी संरक्षण करना चाहती हो, विकसित करना रखना चाहते हो? मैं आपकी मार्फत आदरणीय मंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी। जी अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर पूरा आश्वासन देती हूँ माननीय सदस्य को कि आप जो बता रहे हैं कि मंदिर भी हैं, स्मारक भी हैं, तो आप मुझे अगर पूरी सूची दे दें और जो जो कार्य करवाने हैं उनका विवरण दे दें तो निश्चित रूप से हमारी सरकार ये सारे काम करवाएगी।
धन्यवाद। अगला प्रश्न प्रताप सिंह सिंघवी। प्रश्न संख्या 203। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, छबड़ा क्षेत्र के गांव जांचरोड़ा, अलापुर, कड़ियाचोर तथा कादरपुरा में वन विभाग की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा है। अनाधिकृत कब्जाधारियों का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2, जी हाँ, उक्त गांवों से अतिक्रमण हटाए जाने हेतु LRA 91 के प्रकरण बनाकर न्यायालय सहायक वन संरक्षक छिपा बड़ौद में प्रस्तुत कर दिए गए हैं। न्यायालय के निर्णय उपरांत नियम अनुसार अतिक्रमियों को वन भूमि से बेदखल करने की कार्रवाई की जाएगी। खंड 3, जी हाँ, लापरवाह अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कार्रवाई करने हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन बल प्रमुख राजस्थान जयपुर के कार्यालय आदेश क्रमांक F1110 जांच 2025 राजकाज नंबर 1381493 दिनांक 25/2/2025 संलग्न परिशिष्ट 2 के द्वारा रेंज छबड़ा में वन भूमि के अतिक्रमण के क्रम में वन संरक्षक मूल्यांकन एवं प्रबोधन कार्यालय मुख्य वन संरक्षक कोटा को प्रारंभिक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक तो आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूँगा कि मुझे ये जो जवाब दिया गया है सरकार के द्वारा, यह अधूरा है, पूर्ण जवाब नहीं है। परिशिष्ट ए में जो जवाब दिया है उसमें अल्लाहपुरा में किन किन लोगों की कितनी कितनी भूमि पर कब्जा है वन भूमि पर, उसका कहीं कोई जवाब नहीं है, नंबर 1। दूसरा, मैं आपको ये पूछना चाहूँगा, आपसे ये भी निवेदन करना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय कि मैंने ये प्रश्न लगाया और लिस्टेड हुआ, उसके बाद प्रधान वन संरक्षक ने 25 फरवरी को 91 की कार्रवाई के आदेश वो CCF कोटा को दिए। मैं ये जानना चाहूँगा कि जब मैं 2005 से 2022 से लगातार चिट्ठी लिख रहा हूँ कि इस वन भूमि पर करोड़ों रुपए की टीक वुड सागवान के पेड़ काटकर कब्जा करके लोग बाग ट्यूबवेल लगाकर खेती कर रहे हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी है फॉरेस्ट विभाग की या वहाँ के स्थानीय प्रशासन की कि इस कब्जे को नहीं हटाया जा रहा है। जबकि मैं मंत्री जी से व्यक्तिगत भी मिल चुका, मंत्री महोदय ने भी मुझे आश्वासित किया कि मैं निश्चित रूप से इस कब्जे को हटवा दूंगा, पर ये 91 की कार्रवाई करना, वो भी जैसे मेरा 50 बीघा पर एक मिनट साहब 50 बीघा पर कब्जा है और उसको स्प्लिट करके किसी के नाम से 2 बीघा, किसी के नाम पर 3 बीघा, किसी के नाम पर 5 बीघा, ताकि वो 50 बीघा का चंक फॉरेस्ट के अधिकारियों के या मंत्री जी की निगाह में नहीं आए। और 91 की कार्रवाई जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं भी अध्यक्ष महोदय 40 साल से इस विधानसभा में आ रहा हूँ, पर ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि लगातार पत्र लिखने के बाद, चाहे सरकार पक्ष की रही हो या विपक्ष की रही हो, निश्चित रूप से कार्रवाई हुई है। और इस भूमि पर तो फॉरेस्ट विभाग ने चौकी लगाकर अतिक्रमण नहीं हो इस प्रकार की कार्रवाई की थी, फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि चौकी हटाकर उन्हीं लोगों को वापस कब्जा करवा दिया और वो ट्यूबवेल लगवाकर वहां पर खेती कर रहे हैं। मैं इससे कह सकता हूं, इससे शर्मनाक बात इस पूरे फॉरेस्ट विभाग के लिए कोई कुछ नहीं हो सकती। मैं जो मैंने सरकार को 5 पत्र लिखे हैं वो तो मैं टेबल कर ही रहा हूँ। साथ ही मैं माननीय मंत्री महोदय से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि आपके सामने भी ऐसी क्या मजबूरी है कि आप ये अतिक्रमण नहीं हटवा पा रहे हो, या तो मजबूरी बताओ, जैसे हमारी आड़ोती में कहावत है, या तो बाप बताओ या श्राद्ध करो। तो बाप बताना पड़ेगा या श्राद्ध करना पड़ेगा। आपको इस जमीन पे हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि पर्यावरण सुरक्षित रहे। उत्तर सुनिए हमारे प्रधानमंत्री, माननीय सदस्य, हमारे मुख्यमंत्री, माननीय सदस्य, आप पूरी बात तो सुन लो। बात भाषण नहीं है, प्रश्न का उत्तर। भाषण नहीं दे रहा हूँ मैं, प्रश्न पूछ रहा हूँ, प्रश्न का उत्तर जवाब भी पूरा नहीं आया। अरे उत्तर तो आने दो ब्राजो, उत्तर जवाब पूरा दो। अरे आपको उत्तर दिलवा रहा हूँ मैं, या मैं टेबल कर रहा हूँ जो जवाब देना है। ठीक है, ठीक है। अरे हाँ उत्तर, अरे भाई ये सदन है, प्रश्न उत्तर, प्रश्नकाल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर दीजिए। माननीय सदस्य ने जो पीड़ा व्यक्त की है, विशेष रूप से अलापुर गांव का जो उल्लेख किया, ग्राम अलापुर के सभी 9 प्रकरणों में कब्जेधारियों को नोटिस जारी कर दिए गए और सुनवाई पूरी हो चुकी है। इन प्रकरणों में कुल पेनल्टी
1,13,200 रुपये 1,13,200 रुपये अधिरोपित की गई है तथा ग्राम अलापुर के सभी अतिक्रमणियों को वन भूमि से बेदखल कर दिया गया है। साथ ही साथ आपने जिस प्रकरण की अभी चर्चा करी और थोड़ा बोलते बड़े हाइपर हो गए थे, 2022 से आपने आरोप लगाया है। 2022 में कांग्रेस की सरकार थी और मुझे बताते हुए खुशी है कि आदरणीय भजनलाल जी की सरकार संवेदनशील भी है और पारदर्शी भी है। आपने जो भी पत्र लिखे उस संदर्भ में जांच भी की जा रही है और जो भी अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए पत्र जा चुका है और आने वाले समय में जो भी अतिक्रमी वन भूमि पर अतिक्रमण करेगा उसको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अतिक्रमण हटा करके वन भूमि को सुरक्षित किया जाएगा। चंद्रभान सिंह, आपके बहुत आ गए, 4 प्रश्न आ गए, आप टेबल कर दिया, और क्या चाहिए? अरे भाषण का नहीं है। चंद्रभान सिंह, अरे हो गया, सारे उत्तर दे दिए। प्रश्न संख्या 204। अरे ये मिलके दे देना मान्य मंत्री चंद्रभान सिंह का। जवाब दो। प्रश्न संख्या 204। माननीय मंत्री जी, अरे हो गया भाई उत्तर, इससे बढ़िया उत्तर नहीं हो सकता, पूरा दे दिया मंत्री जी ने। आप राजे। माननीय अध्यक्ष महोदय, कर दिया, अलाउ कर दिया अध्यक्ष। माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 मिनट एक प्रश्न का, पूरे प्रश्न थोड़ी पूछा जाता है। ये प्रश्न जो है, ये इंदिरा गांधी कैनाल का पानी जो है कटरा रोड तक क्यों नहीं पहुंचा है, इसके बारे में आपके माध्यम से माननीय सदस्य को सूचना दूंगा कि इंदिरा गांधी कैनाल जो है, जो मेन कैनाल जो है वो मोहनगढ़ तक चलती है और उसके बाद जो है एक जो उसकी ब्रांच है सागरमल गोपा ब्रांच जो है वो 95.70 किलोमीटर बना दी गई है। सागरमल गोपा ब्रांच जो है उसके बाद में एक जो सब ब्रांच है बाबा रामदेव जो गडरा रोड के लिए बनी है, उसकी 92 किलोमीटर उसका भी निर्माण हो चुका है और बैलेंस 22 किलोमीटर जो है वो अभी जो डिस्ट्रीब्यूटरी है वो अभी उसका कार्य नहीं हुआ है। उसमें 22 किलोमीटर अगर हो जाता तो 80 किलोमीटर और बनने पर गडरा रोज पानी पहुंच जाता। अभी तक इसकी जो सैंक्शन अमाउंट 487.59 करोड़ सैंक्शन था, खर्चा 474 करोड़ हो चुका है और 13,116 हेक्टेयर इरिगेटेड जो ज़मीन है पिछले 5 साल में इरिगेशन इसका हुआ है। ये प्रश्नकर्ता ने पूछा था। इसका कारण ये है कि 1981 में राजस्थान और पंजाब के बीच में एक ट्रीटी हुई थी 0.6 मिलियन एकड़ फुट MAF पानी जो है पंजाब राजस्थान को देगा। उसके पश्चात हुआ क्या कि हमारा कैनाल का सिविल वर्क्स तैयार नहीं था काफ़ी हद तक, तो हमने पंजाब को पानी यूज़ करने दिया। उसके बाद पंजाब ने पानी देना रिफ्यूज़ कर दिया। जो मुख्य कारण गडरा रोड का पानी का वो मैं आपको अध्यक्ष महोदय बता रहा हूँ। इसके पश्चात 28/10/2005 को हमारे मुख्यमंत्री जी ने की मीटिंग थी उनकी चेयरमैनशिप में और उससे ये डिस्कशन किया गया था कि भाई हमें क्या करना चाहिए। तो जब पानी है ही नहीं, पंजाब अपनी ट्रीटी को ऑनर नहीं कर रहा है, तो आगे कैनाल का सिविल वर्क्स करना अनुचित है। मामला जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न प्रस्तुति के साथ संलग्न है। प्लानिंग कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्तमान में उसका नाम चेंज हो गया, वर्तमान में नीति आयोग बन गया। पत्र दिनांक 11 मार्च 1998 के अनुसार गडरा रोड नहर व उसके जुड़े कार्यों को वर्ष 2005-06 तक पूरा करना था उसके लिए पूरी राशि 486.48 करोड़ रुपए स्वीकृत जारी की गई थी। सरकार ने इस कार्य का समय रहते हुआ पूरा क्यों नहीं किया और 497 पास हुआ, 374 करोड़ रुपए खर्च हुए, 63.34 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। राशि शेष है जिसको खर्च करने का विचार रखती हैं, तब कोई नई राशि का प्रावधान करने का भी विचार रखती है कि नहीं रखती है सरकार? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मैंने इशू जो रेज किया है कि इतना सैंक्शन है, उस कमीशन ने सैंक्शन किया था। जब वो ट्रीटी रद्द कर दी, पंजाब ने पानी है ही नहीं,
तो फिर निर्माण करके क्या करेंगे हम? ये मैंने आपको जवाब दे दिया था, जब पानी है ही नहीं, दूसरा स्टेट ने एक उल्लंघन किया एक ट्रीटी का, हम सुप्रीम कोर्ट में गए, तो आगे बनाना, निर्माण करना, बजट जो एलोकेटेड है उसका कोई तत्व नहीं। पानी भी है, रिनोवेशन हुआ नहीं है। वर्तमान में 2005 परियोजना सिंचित को सीमित करने के कारण क्या थे? किस नहर का कितना सिंचित क्षेत्र घटाया गया, किस नहर का सिंचित क्षेत्र बढ़ाया गया, सिंचित क्षेत्र के घटने से जो कार्य नहीं करवा गए उनके लिए भारत सरकार द्वारा आवंटित राशि का उपयोग कहाँ किया जाना उचित है? और इंदिरा गांधी जी, दादी जी, ये साहब नहीं, मेरे को डायरेक्ट इसका जवाब चाहिए साहब। दादी जी की बात नहीं करनी, इंदिरा गांधी जी की बात नहीं करनी, इसका थोड़ा जवाब दे दें सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न जो पूछा था प्रश्नकर्ता ने, उन्होंने इरिगेशन के बारे में बात करी और मैंने जवाब भी दे दिया कि 13,116 हेक्टेयर जो है पिछले 5 साल में इरिगेट किया गया, तो जवाब तो मैं दे चुका हूं। ठीक है, अगला प्रश्न श्री गोपाला शर्मा। 204। माननीय मंत्री जी। खंड 1 विधानसभा क्षेत्र मांडलगढ़ के अंतर्गत 2 परियोजनाओं मांडलगढ़ एवं कोठड़ी के अधीन आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, जिनका विवरण निम्न अनुसार है। परियोजना का नाम। मंत्री जी, मेरा जवाब आ गया है, मैं पूर्व प्रश्न पूछना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, मांडलगढ़ विधानसभा में जो भवन विहीन आंगनबाड़ी केंद्र है और उनके भवन निर्माण की क्या नीति है? और दूसरा क्वेश्चन है, मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भवन विहीन आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण हेतु आप बनाने का विचार रखते हैं या नहीं? रखते हैं तो कब, नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक साथ 2 प्रश्न पूछ लिए हैं, तो मैं उसको एक साथ ही उत्तर दे देती हूँ, समय भी कम है। तो आपने पूछा, माननीय सदस्य ने पूछा, भवनहीन आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण हेतु क्या विचार है? मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुल 24 आंगनबाड़ी केंद्र किराए के भवनों में संचालित हैं, जिनमें से 4 आंगनबाड़ी केंद्रों जिनमें भूमि आवंटन हो चुकी है के भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव जिला परिषद भिलवाड़ा के अनटाइड फंड से राशि स्वीकृत हेतु प्रेषित किए गए। जिला परिषद से राशि की स्वीकृति के पश्चात भवन निर्माण करवाया जाएगा। शेष 20 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भूमि आवंटन करवाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। भूमि आवंटन किए जाने के उपरांत बजट उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर भवन निर्माण करवाया जाएगा। माननीय सदस्य कोई पूछना है? एक दूसरा क्वेश्चन था ना, भवन निर्माण हेतु क्या विचार है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को ये बताना चाहूँगी कि जो आंगनबाड़ी केंद्रों के नवीन भवनों का निर्माण नरेगा योजना के अंतर्गत कन्वर्जेंस के माध्यम से करवाया जाता है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित नॉर्म्स के अनुसार एक भवन के निर्माण के लिए 12 लाख रुपए की राशि निर्धारित है, जिसमें से 2 लाख रुपए विभाग द्वारा, 8 लाख रुपए नरेगा कन्वर्जेंस से तथा 2 लाख रुपए 15वें वित्त आयोग या जिला परिषद द्वारा अन्य किसी अनटाइड फंड से लिए जाते हैं। प्राथमिकता से क्रमशः किराए के भवनों, निःशुल्क भवनों, सामुदायिक भवनों एवं अंत में राजकीय विद्यालयों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण करवाया जाता है। प्रश्नकाल समाप्त। स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है, निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। डॉक्टर सुभाष गर्ग सदस्य की ओर से भरतपुर एवं डीग जिले को यमुना जल समझौता अनुसार पानी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री मनोज कुमार सादुलपुर सदस्य की ओर से श्रमिकों की मृत्यु उपरांत आश्रितों को एफडी की राशि नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। डॉक्टर ऋतु बनावत सदस्य की ओर से विधानसभा में दादी शब्द को असंसदीय होने का आरोप लगाए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री चंद्रभान सिंह चौहान सदस्य की ओर से विधानसभा में दादी शब्द से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री थावरचंद सदस्य की ओर से प्रदेश में पुलिस कांस्टेबलों की ग्रेड पे नहीं बढ़ाए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ। श्री उमेश मीणा सदस्य की ओर से
डूंगरपुर जिले में संचालित मां बाड़ी केंद्रों पर खाद्य सामग्री की आपूर्ति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री यूनिस खां सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र डीडवाना में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रविंद्र सिंह भाटी सदस्य की ओर से विद्युत कार्यों में संवेदकों द्वारा सुरक्षा मानकों की अवहेलना किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्य श्री उमेश मीणा, श्री यूनिस खां एवं श्री रविंद्र सिंह भाटी को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं। श्री संदीप शर्मा सदस्य की ओर से मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा में बाघों की शिफ्टिंग के संबंध में श्री गोपाल लाल शर्मा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र मांडलगढ़ की क्षतिग्रस्त पुलियाओं की मरम्मत के संबंध में श्री लालाराम बैरवा सदस्य की ओर से राजकीय जिला चिकित्सालय शाहपुरा के नवीन भवन निर्माण के संबंध में श्री कंवर लाल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र अंता में किसानों की पत्रावलियां गायब होने के संबंध में श्री छोटू सिंह सदस्य की ओर से जैसलमेर जिले में इंदिरा गांधी नहर का पानी अंतिम छोर तक नहीं पहुंचने के संबंध में श्री चुन्नी लाल सीएल प्रेमी बैरवा सदस्य की ओर से केशरापाटन में इंद्रगढ़ की पंचायत समिति बनाए जाने के संबंध में श्री हमीर सिंह भायल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सिवाना के सिणधरी में 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन खोले जाने के संबंध में श्री अनिल कुमार शर्मा सदस्य की ओर से सीकर में अतिक्रमण बताकर नियमानुसार निर्मित भवनों को तोड़े जाने के संबंध में श्री मनोज कुमार सुजानगढ़ सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सुजानगढ़ की पेयजल समस्या का समाधान किए जाने के संबंध में श्री समरजीत सिंह सदस्य की ओर से भीनमाल शहर में बाईपास के निर्माण के संबंध में श्री नरेंद्र बुडानिया सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र तारानगर में स्वीकृत उप जिला चिकित्सालय के भवन का निर्माण प्रारंभ करने के संबंध में श्री कैलाश चंद मीणा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र घड़ी के चिकित्सालयों में व्याप्त अव्यवस्थाओं के संबंध में डॉक्टर सुभाष गर्ग सदस्य की ओर से आरबीएम अस्पताल भरतपुर में सुपर स्पेशलिटी की सेवाएं प्रारंभ करने के संबंध में श्री नानालाल निनामा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र घाटोल के पीपल खूंट में 132 केवी जीएसएस निर्माण के संबंध में श्री श्रीचंद कृपलानी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र निम्बेड़ा की 5 सड़कों को मुख्य जिला सड़क में क्रमोन्नत किए जाने के संबंध में आज दिनांक 27/2/25 को शून्यकाल में बोलने हेतु 36 पर्चियां प्राप्त हुई, जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां चयनित की गईं, जो निम्नानुसार हैं। श्री डूंगराम गेदर सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में किसानों को खातेदारी अधिकार दिए जाने के संबंध में श्री गुरवीर सिंह विभिन्न विभागों के ग्राम पंचायत स्तर के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की उपस्थिति पर निगरानी बाबत श्री विश्वनाथ मेघवाल राजस्थान में सोलर प्लांट लगने वाले स्थानों पर खेजड़ी कटाई को रोकने बाबत श्री अर्जुन लाल सदन में दादी शब्द पर चल रहे गतिरोध से जनहित के मुद्दों पर चर्चा हेतु सदन को पुनः समाधान निकालने की आवश्यकता पर चर्चा। श्री उमेश मीणा। सर एक व्यवस्था का प्रश्न सर व्यवस्था का प्रश्न चाहती है। अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था देते समय 295 के बारे में बोलना भूल गए। अरे बोल बैठो। अरे आपके व्यवस्था देते समय 295 पढ़ने की अनुमति होगी, ये बोलना शायद आप भूल गए, वापस बोलते। क्या 295 पढ़ने की 295 सबको पढ़ने की अनुमति होगी। एक व्यवस्था का प्रश्न साहब। व्यवस्था अभी एक अर्जेंट है साहब। अरे सब अर्जेंट मेरे को लिख के भेजो, क्या वो व्यवस्था है, लिख के भेजोगे। बैठिए श्री उमेश मीणा। अध्यक्ष महोदय बैठिए। श्री उमेश मीणा दादी वाला मामला नहीं है। पूरा राजस्थान में श्री चल रहा है। यूनिस खां। अरे राजो, आप सिर्फ भेजो क्या बोलना चाह रहे हो। व्यवस्था का प्रश्न, अरे आप लिख के भेजो व्यवस्था का प्रश्न क्या है। अरे राजो बिना उसके नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, लिख के भेज दो क्या बोलना चाह रहे हो। माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले तो पूर्ववर्ती सरकार की मुखिया माननीय वसुंधरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि हमारा एक खंडित नागौर जिसमें 10 विधानसभा क्षेत्र हैं,
उनमें उन्होंने लगभग 4000 से इंदिरा गांधी नहर का पीने का पानी दिया। उसके लिए तो मैं पूर्ववर्ती भाजपा सरकार को और माननीय वसुंधरा जी को धन्यवाद दूंगा। लेकिन बीच बीच में जो 5 साल का कालखंड आता है उसमें ये प्रोजेक्ट रुक जाता है। फर्स्ट फेज जो वसुंधरा जी ने शुरू किया 2003 से 8 में 761 करोड़ रुपए का, और सेकंड फेज शुरू किया सेकंड मतलब टर्म में 13 से 18 में लगभग 2938 करोड़ रुपए का। माननीय अध्यक्ष जी, उसमें हमारे साथ पक्षपात हुआ, यानी भेदभावपूर्ण रवैये के कारण आज डीडवाना हमारा बाकी शेष जिला भी पानी नहीं पी पा रहा। हमारे को फर्स्ट फेज में 100 mld पानी दिया गया और सेकंड फेज में 200 mld, टोटल पानी 300 mld मिलना चाहिए था। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, आज मतलब अखंडित जो हमारा अखंड जो नागौर जिला है उसका लगभग 125 mld पानी हमें कम मिल रहा है, जबकि राज्य सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि भाई पीने का पानी पहले मिले और सिंचाई का बाद में मिले। तो हमारा आपसे आग्रह है कि गर्मियां आ रही हैं और पानी नहीं मिल रहा है। जहां तक डीडवाना का सवाल है, माननीय अध्यक्ष जी, 40 mld पानी हमें मिलना चाहिए डीडवाना में, जिसमें 32 mld हमारा ग्रामीण क्षेत्र का है और 8 mld हमारा शहरी क्षेत्र का है। उसमें से लगभग हमें 27 mld पानी मिल रहा है, जो 13 mld पानी नहीं मिलने के कारण लगभग 108 घंटे से 120 घंटे के अंतराल से पानी आ रहा है। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहूँगा। दूसरा एक अध्यक्ष जी, बहुत गंभीर मामला है, मतलब हमारे जेजेएम प्रोजेक्ट डीडवाना और मोलासर के लिए लगभग 98 करोड़ की राशि का एक निविदा पड़ी है, जिसमें लगभग 34 गांव और 240 ढाणियाँ कवर होनी थी। पिछले 1.5 साल से माननीय अध्यक्ष जी वो टेंडर पूरा नहीं हो रहा है, और जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है, माननीय भजनलाल जी का सपना है कि हर घर घर जन में नल जाए, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा, पीएचईडी मिनिस्टर साहब से, कि उस टेंडर को जो बाधाएं हैं उनको दूर करा करके हमारे 240 ढाणियाँ और 34 गांव में पीने का पानी दे, और जो हमारा हिस्सा है 40 mld वो पूरा दिलवाए। यही आपके माध्यम से आग्रह है, जिससे जनता को आने वाली गर्मी में राहत मिल सकते। धन्यवाद। श्री रविंद्र सिंह भाटी, प्रक्रिया के नियम 295। श्री संदीप शर्मा। मैं विधानसभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया संबंधी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख में निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा का मुकुंदरा हिल्स क्षेत्र 80 के दशक में बाघों का बसेरा हुआ करता था, लेकिन विभिन्न कारणों से यहाँ पर बाघ समाप्त हो गए। चंबल नदी के साथ ही जैव विविधता से जलवायु और वानिकी परिस्थिति बाघों के अनुकूल होने के चलते यहाँ पर बाघ नहीं होने के बावजूद भी बाघ रिजर्व बनाया गया। इस रिजर्व में 2020 में बाघों की जोड़ियाँ बनाकर लाई गई, किंतु कांग्रेस सरकार ने ना तो इनके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया और ना ही इनकी सुरक्षा का ध्यान रखा। नतीजा ये हुआ कि 3 वर्षों में ही 3 बाघों की मृत्यु हो गई। 760 वर्ग किलोमीटर में फैले इस रिजर्व में वर्तमान में मात्र 3 बाघ ही बचे हैं। गत वर्ष राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा मुकुंदरा में 1 बाघ और 2 बाघिन को लाने की भी स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन अभी तक इन बाघों की शिफ्टिंग नहीं हो सकी है। इसी प्रकार इंटरस्टेट बाघ कॉरिडोर के लिए भी बाघों के आदान प्रदान योजना में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के टाइगर्स रिजर्व मुकुंदरा में बाघ लाने की योजना को भी बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने मंजूरी दे दी है। वहीं दोनों राज्य सरकारों ने भी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। मुकुंदरा में बाघ आने से न केवल यहाँ का प्राकृतिक अनुकूल वातावरण का लाभ बाघों को मिलेगा, अपितु कोटा के वन्य पर्यटन में भी इजाफा होगा। इसलिए सदन के माध्यम से मेरा आग्रह है कि कोटा के मुकुंदरा हिल्स टाइगर्स रिजर्व में प्रस्तावित बाघों की शिफ्टिंग का कार्य अवलंब पूरा करवाया जाए। धन्यवाद। 5 बजे तक जो भी आ जाएंगे। अगला श्री गोपाल लाल शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया एवं संचालन नियमों का नियम 295 विशेष
उल्लेख प्रस्ताव में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका आभार। मैं निम्न अविलंबनीय लोक महत्व के विषय में और राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बांध का खेड़ा में मेंदड़ी नदी का पुलिया व अन्य नदियों के निम्न स्तरीय पुलियों जो मेरे क्षेत्र में बारिश ज़्यादा होती है, पूर्ववर्ती सरकार के समय में क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और व्यस्त मार्ग होने से आम जन की परेशानी उठानी पड़ती है। क्षेत्र अत्यधिक बारिश व नदीय क्षेत्र होने से बारिश के दिनों में पुलिया नीचे होने से मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। वह पुलिया पार करते समय काफ़ी दुर्घटनाएं व जनहानि हुई है। इस साल भी हमारे नदी में माँ बेटा दोनों साथ बह गए थे, दोनों की लाश मिली 2 दिन बाद। क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों व पुलियाओं की दशा को देखते हुए इनका निर्माण किया जाना था जो नहीं किया। क्षेत्र के आमजन की मांग को देखते हुए निम्न उच्च स्तरीय पुलों व सड़कों का निर्माण करवाया जाकर राहत प्रदान करावे। पहला त्रिवेणी जोजवा ग्राम बांध का खेड़ा मेंदड़ी नदी पर उच्च स्तरीय पुल। दूसरा बिगोद खटवाड़ा सड़क बनास नदी पर उच्च स्तरीय पुल। मांडलगढ़ गुड़ला सड़क बडलियास बेड़स नदी के पास जो नदी बिल्कुल पुलिया नहीं है उसमें पुलिया का निर्माण। बिजोलिया मांगटड़ा सड़क जो बिल्कुल टूट चुकी है उसका चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण 25 किलोमीटर। बडलिया से अकोला सड़क बिल्कुल सड़क 3 किलोमीटर। गुड़ला खेड़ा से मोड़ से गोड़लिया बाईपास तक 3 किलोमीटर और धनवाड़ा से मालका खेड़ा तक सड़क 3.5 किलोमीटर। जीवा खेड़ा से खारों खेड़ा तक सड़क 3 किलोमीटर और ग्राम सुटेबा से सिंहपुरा वाया कड़ा तक सड़क 3 किलोमीटर। रामपुरिया बुजासन से बल्डी तक सड़क 2.5 किलोमीटर। ग्राम रेन से रेन चौराहे तक सड़क 1 किलोमीटर। ये जो सड़कें बिल्कुल क्षतिग्रस्त है, जो मैं सरकार से निवेदन है कि लोकहित को देखते हुए निम्न उच्च स्तरीय पुलों व सड़कों का निर्माण करवा कर आमजन को राहत प्रदान कराई जावे। धन्यवाद। श्री लालाराम बैरवा। श्री लालाराम बैरवा। श्री कंवरलाल। धन्यवाद सभापति महोदय। राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के अंतर्गत अंता विधानसभा क्षेत्र किसानों की जमीन गैर खातेदारी में दर्ज होने से खातेदारी में दर्ज करने की प्रतावलियां गायब होने के संबंध में महोदय उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरी विधानसभा क्षेत्र अंता कृषक प्रधान है, जिसकी 75% आबादी खेती पर निर्भर है। मेरे विधानसभा क्षेत्र करीब 965 किसानों की भूमि गैर खातेदारी में दर्ज है, जिनकी ज़मीनों को खातेदारी में किया जाना था, जिनकी प्रतावलियां निस्तारण हेतु जिला कलेक्टर कार्यालय 12 में थी। गत सरकार के समय उन पत्रावलियों को गायब कर दिया गया है, जिनके कारण उक्त किसानों की भूमि खातादारी भूमि से इंद्राज नहीं हो सकी। अतः मेरा आपके माध्यम से राजस्व मंत्री महोदय से अनुरोध विनय आग्रह है कि उक्त किसानों को गायब हुई पत्रावलियों का निस्तारण कर किसानों को राहत प्रदान करें। साथ ही पत्रावली गायब होने में किस किस अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही रही है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। श्री लालाराम। माननीय सभापति जी, आपने 295 पे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी शाहपुरा विधानसभा में राजकीय जिला चिकित्सालय शाहपुरा के नवीन भवन निर्माण हेतु
31 करोड़ की राशि तकनीकी स्वीकृति जारी की गई थी, परंतु 26.33 करोड़ ही प्राप्त होकर शाहपुरा में नजुल संपत्ति का निस्तारण से प्राप्त राशि 458 लाख आज तक चिकित्सालय के निर्माण हेतु प्राप्त नहीं हुई है तथा इस कार्य हेतु सिविल कार्य के कार्यादेश 9/4/2022 को होकर निर्माण कार्य 8/4/2024 को पूर्ण होना था, जो आज दिनांक तक पूर्ण नहीं होकर कार्य लंबित है, जिसके कारण शाहपुरा क्षेत्र की जनता को जो स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होनी थी वह नहीं हो रही है और जनता को अपने इलाज के लिए आज भी परेशान होकर बाहर दूर दराज जाना पड़ता है। मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि अतिशीघ्र शेष राशि जिला अस्पताल के लिए उपलब्ध कराएं, जिससे निर्माण कार्य पूर्ण होकर मेरी शाहपुरा की देवतुल्य जनता को इसका लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद। श्री छोटू सिंह। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे नियम 295 के अंतर्गत सदन में प्रस्ताव रखने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, इंदिरा गांधी नहर की परियोजना द्वितीय चरण के अंतिम छोर जैसलमेर जिले के इस बार बारीबंदी का पर्याप्त पानी नहीं मिलने के संबंध में मान्यवर जैसलमेर का नहरी क्षेत्र इस बार खेती के लिए पानी की समस्या से जूझ रहा है। इस बार पानी की कमी के कारण इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के अंतिम छोर के किसानों को खेती के लिए आधी बारी का ही पानी नहीं मिला, वह भी एक भी बारी समय पर नहीं मिली। वैसे भी हमें हर बार कम पानी ही मिलता है, थोड़ा बहुत भगवान मेहरबान हो जाता है तो काम चल जाता है। इस बार न तो मावठा पड़ा, न ही एक बारी बारिश हुई। रेगुलर सिस्टम बहुत कमज़ोर होने और अन्य प्रांतों में तालमेल के अभाव से कम पानी का ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ दिया गया है। जैसलमेर पे हमें हर बार गोलबारी मिलती है। गोलबारी यानी पानी आया तो देंगे। इस बार जैसलमेर जिले को 3 बारी पानी नहीं मिला, वह भी जब ज़रूरत हुई तब नहीं मिला। बारीबंदी पिटने से भगवान से नाराज हो जाने के कारण फसलों की स्थिति अत्यंत कमज़ोर है। पिछले 2 अक्टूबर को हुई जल परामर्श समिति की बैठक में 4 बारियों का तय होने के बावजूद वह भी नहीं दी गई, जबकि प्रथम चरण के ही बीकानेर जिले के 5 बारियां दी गई। हमारे यहाँ कई नहरें जैसे एटीडी, टीएनडी, सादा सहित अधिकांश नहरों में 3-3 बारियां ही मिली। मैनेजमेंट की कमी के कारण कहीं बीच की नहरों में शेविंग पानी जो कि असमय देकर 4 बारियां गिना दी गई है। जिले के साथ ऐसा अन्याय क्यों? इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? पानी न मिलने से किसान कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए सीधे तौर पर अधिकारी जिम्मेदार होंगे, क्योंकि अब फसलों को पकने की ओर और एक बार यदि सभी किसानों को बारीबंदी का पानी मिल जाए तो किसान थोड़ी बहुत फसल प्राप्त कर अपनी लगाई हुई पूंजी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि तुरंत ही जिले के अंतिम छोर में बैठे किसानों को बारीबंदी का पानी उपलब्ध करावे जावे और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदारी तय की जाए। धन्यवाद। श्री चुन्नीलाल सीएल प्रेमी बैरवा। श्री हमीर सिंह भायल। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया कार्य और कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख। महोदय जी, सिंदरी उपखंड मुख्यालय आज से लगभग 40 वर्षों पूर्व विद्युत से जुड़ गया था, तभी से
आगे गांवों में विद्युत तंत्र विस्तार के तहत लाइनों को लंबा करते रहे, लेकिन तंत्र को सुधार के लिए कोई विशेष कार्य नहीं हो सका। इसलिए उपखंड में कृषि क्षेत्र और घरेलू क्षेत्र दोनों ही में विद्युत कनेक्शन लगातार बढ़े हैं। घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या 20,000 से अधिक है। कृषि उपभोक्ताओं की संख्या 2,000 से अधिक है। केंद्र की दीनदयाल घरेलू विद्युत योजना से इस क्षेत्र में अकेले ही 19,000 से अधिक घरों को रोशन किया है, लेकिन कस्बा और ग्रामीण क्षेत्र की विद्युत तंत्र व्यवस्था एक ही है, जिससे सिंदरी मुख्यालय की विद्युत व्यवस्था भी प्रभावित होती है। ग्रामीण क्षेत्र की लाइनें फॉल्ट होने पर सिंदरी कस्बा भी बंद रहता है और 40 साल पहले की लाइनों को अब बदला जाना आवश्यक है। कस्बे की विद्युत लाइनों के तार रोज टूटते हैं। आबादी क्षेत्र में कोई अनहोनी घटना नहीं हो जावे, उससे पूर्व ही लाइनों को दुरुस्त किया जाना जरूरी है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र और कस्बों के क्षेत्र को अलग करने के लिए सिंदरी मुख्यालय पर एक नया 33 केवी का सब स्टेशन बनाकर ही समस्या का समाधान किया जा सकता है। सिंदरी कस्बा पूर्व में एक ही ग्राम पंचायत का क्षेत्र था, जो आज 3 ग्राम पंचायत में विभक्त हैं। जनसंख्या और आबादी के घनत्व को देखते हुए बिजली तंत्र में सुधार किया जाना जनहित में होगा। मेरा सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि उपखंड मुख्यालय सिंदरी पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग से एक नया 33 केवी सब स्टेशन व एक डंडाली में विद्युत विभाग नया सब स्टेशन निर्माण की स्वीकृति जारी करवाकर आम जनता को राहत प्रदान करावें। धन्यवाद। जय भारत। श्री अनिल कुमार शर्मा, श्री मनोज कुमार, श्री समरजीत सिंह, श्री नरेंद्र बुढ़ानिया, श्री कैलाश चंद मीणा। माननीय सभापति महोदय जी, नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख ब्लॉक गढ़ी CSC PSC में पनप रही अव्यवस्था एवं भ्रष्टाचार के संबंध में बोलने का मौका देने पर बहुत बहुत धन्यवाद। विषयांतर्गत चिकित्सा विभाग के अंतर्गत ब्लॉक गढ़ी के अंतर्गत उप जिला चिकित्सालय प्रतापपुर, CSC पालोदा, तलवाड़ा, गढ़ी, अर्थुणा, जोलोना, सरेड़ी बड़ी संचालित है एवं PSC लोहरिया, भीमपुर, खोडन, मोर, बोरी, आजना, पाचौड़ा, कोटड़ा, उडवाड़ा, पनासी चोटी, गोपीनाथ का गढ़ा, बजवाड़ा, कोहाला, चिड़ियावासा, गलकिया आदि क्षेत्र में संचालित हैं, जिसमें ब्लॉक शिक्षा अधिकारी CSC PSC प्रभारियों द्वारा साफ सफाई, मेंटेनेंस, रख रखाव की राशि का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। विगत वर्ष 2022, 2023, 2024 के तहत उक्त राशि का टेंडर चयतों को दिया गया था। मजदूर नहीं लगाकर फर्जी राशि उठाई गई। वर्ष 2024-25 में बिना टेंडर के सभी स्थानों पर फर्जी सफाई कर्मियों के नाम लिखकर राशि उठाई जा रही है एवं उप जिला चिकित्सालय की दुर्दशा है। गंदगी का अंबार लगा हुआ है। समस्त CSC PSC में से लेट बात एवं वार्डों में गंदगी से मरीज परेशान हैं। चिकित्सा ब्लॉक अधिकारी मान्य इंचार्ज द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय के आपके माध्यम से अनुरोध है कि सरकार एवं विभाग को इस ओर ध्यान आकर्षित कर इनके खिलाफ कार्रवाई करने का निवेदन है। डॉक्टर सुभाष गर्ग। धन्यवाद सभापति महोदय। प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अंतर्गत मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि भरतपुर मेडिकल कॉलेज के अधीन RBM अस्पताल में विगत कई बजट घोषणाओं में सुपर स्पेशलिटीज़ की 10 सेवाएं शुरू करने की घोषणाएं की गई थीं, किंतु उक्त समस्त सेवाओं को आज दिनांक तक शुरू कर धरातल पर नहीं उतारा गया है। केवल पद स्वीकृत कर दिए गए हैं, अधिकांश पद रिक्त हैं। RBM अस्पताल में आउटडोर मरीजों की संख्या लगभग 4000 के लगभग है। उक्त अस्पताल में डी, कामा, नदबई, बयाना एवं उत्तर प्रदेश के ग्रामीण जन चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने प्रतिदिन आते हैं। उक्त अस्पताल में जो सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के लिए अभी तक
जिस स्तर के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है उसको उपलब्ध नहीं कराया गया है। आईसीयू में भी आईसीयू जैसी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं तथा इमरजेंसी में भी विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान नहीं की जा रही हैं। कम गंभीर रोगियों को भी भरतपुर से जयपुर या अन्यत्र स्थानों पर रेफर कर दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि भरतपुर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है। विस्तार प्रक्रिया के तहत भवन निर्माण कार्य भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। भवन निर्माण कार्य में टेंडर की शर्तों में दी गई समयावधि में ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण न किए जाने पर भी सरकार द्वारा कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की गई है। अतः जनहित को दृष्टि में रखते हुए मेरा इस सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह कि सरकार द्वारा बजट घोषणाओं की गई सुपर स्पेशलिटी सेवाओं को शीघ्र शुरू कर मरीजों के साथ आम जन को राहत प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। श्री नानालाल निनामा, श्री चंद कृपलानी। धन्यवाद सभापति महोदय। नियम 295 के अंतर्गत मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि विधानसभा क्षेत्र निम्बाड़ा छोटी साड़ी जो कि सीमेंट हब होने के कारण यहाँ पर वाहनों का परिवहन अत्यधिक मात्रा में होता है। ऐसे में यहाँ की 5 प्रमुख सड़कें जिन्हें मुख्य जिला सड़क में क्रमोन्नत करने की अति आवश्यकता है। सभापति महोदय, ये सड़क मार्ग अम्बा माता से होकर वाया मरजीवी, केलूखेड़ा, बरखेड़ा, रंबावली से NH 113 रंबावली चौराया तक कुल 49 किलोमीटर के अंतर जिला सड़क है जो चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिला एवं निम्बाड़ा एवं छोटी साड़ी तहसीलों को जोड़ने वाला कम दूरी का महत्वपूर्ण विकल्प मार्ग है। सभापति महोदय, दूसरी सड़क है करजू मोड़ SH 15 ऊदपुरा से वाया साटोला, देवाक माता चौराया, तोला पानी से NH 113 तक कुल 35.8 किलोमीटर लंबाई की अंतर जिला सड़क है जो चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ 2 जिलों को जोड़ती है एवं बड़ी साड़ी एवं छोटी साड़ी तहसीलों को जोड़ने वाला कम दूरी का महत्वपूर्ण विकल्प मार्ग है। सभापति महोदय, एक सड़क है मांगरोल NH 79 अन्या जोशी, अनोदा, मेवासा, उत्पुरा, पालचा MDR 20 तक कुल 32 किलोमीटर लंबाई की सड़क है। चित्तौड़गढ़ एवं निम्बाड़ा तहसीलों को जोड़ने वाला कम दूरी का महत्वपूर्ण वैकल्पिक मार्ग है। सभापति महोदय, एक सड़क है निम्बाड़ा से वाया करताना, पाचड़, सोलंकी, मायरा MDR 209 तक कुल 20 किलोमीटर लंबाई की सड़क है। चित्तौड़गढ़ एवं निम्बाड़ा तहसीलों को जोड़ने वाला कम दूरी का महत्वपूर्ण वैकल्पिक मार्ग है। 5वां NH 113 भाड़ी से बम्बोरी MDR 210 तक कुल 15 किलोमीटर की लंबाई की सड़क है। निम्बाड़ा एवं छोटी साड़ी तहसीलों को जोड़ने वाला कम दूरी का महत्वपूर्ण वैकल्पिक मार्ग है। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, सरकार से निवेदन है कि उक्त अति आवश्यक सड़क मार्ग को मुख्य जिला सड़क MDR में क्रमोन्नत करने का श्रम कर आमजन को राहत पहुँचाएँ। धन्यवाद। पर्ची श्री डूंगर राम गैदर, श्री डूंगर राम गैदर, श्री गुरुवीर सिंह। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र की एक जो समस्या मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ कि हमारा जितना भी ग्राम स्तर लेवल के जितने भी अधिकारी हैं विभिन्न विभागों में, चाहे वो पंचायती राज का सेक्रेटरी है, चाहे वो कृषि विभाग का ग्राम सेवक है, पटवारी गिरदावर है और डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, लाइनमैन है, ऐसे बहुत से अधिकारी कर्मचारी हैं जिनका उपस्थिति वहाँ पंचायत हेडक्वार्टर पे पूरे राजस्थान भर में लगती है। उनके कार्यालय निर्धारित हैं, सबको वहाँ जाना, वहाँ उपस्थिति दर्ज कराना लाजमी है, पर 90% ज़्यादातर वहाँ उपस्थिति दर्ज नहीं कराते और उनकी निगरानी की कोई व्यवस्था सरकार के पास नहीं है। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। हमारी मोबाइल लोकेशन से दुनिया भर की ऐप्स उसको यूज़ करके तरह तरह के काम किए जा सकते हैं। क्यों मेरा सरकार से मांग है और सुझाव है कि राजस्थान की सरकार को भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करके कोई ना कोई हमारा डैशबोर्ड ऐसा बनाया जाए, जब भी वो अधिकारी या कर्मचारी अपने पंचायत स्तर पे हेडक्वार्टर को छोड़े तो नोटिफिकेशन आए और उससे जवाब मांगा जाए, क्योंकि उसके मॉनिटरिंग का आज का सरकार का कोई तरीका नहीं है।
इसके ऊपर स्तर पर जाएं तो किसी से भी आज जाकर पूछा जाए तो उनके पास एक ही बहाना है कि वीसी चल रही है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि वीसी के लिए भी कोई डेट निर्धारित की जाए। आज जो मजदूर आदमी है, किसान आदमी अपना काम काज छोड़ करके जब अधिकारियों के कर्मचारियों के चक्कर काटता है और वो वहाँ नहीं मिलते, वो पीछे तहसील हेडक्वार्टर पे भागता है, तो उसमें जो आदमी दिन में 300-400 रुपया कमाने वाला उनके पीछे पीछे भागता है, नरेगा का कर्मचारी उनके पीछे भागता है। सरकार एक सिंपल सी बात है, मोबाइल डिवाइस की लोकेशन को लोकेट करके उनकी उपस्थिति उनके संबंधित पंचायत हेडक्वार्टर पर उनका सुनिश्चित करे। मेरी सरकार से मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री महोदय यदि बोलना चाहें तो। श्री कार्य मंत्री से आग्रह है कि वीसी वाले विषय को रिव्यू कर लें। जब भी फील्ड में किसी से भी बात करो, चाहे उसके वीसी चल रही हो या नहीं चल रही हो, वो अधिकारी कहता है वीसी में हो साहब, और फिर क्या सचिवालय से आज पीएचडी सेक्रेटरी ले रहा है, कल पीडब्ल्यू लेगा, परसों होम लेगा, तो वो सारे अधिकारी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसके कोई न कोई विधि तय करें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री सरकार से आग्रह है इसका रिव्यू करके और शेड्यूल तय करवा दें सर। डॉक्टर श्री विश्वनाथ मेघवाल। सभापति महोदय, धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के बहुत सारे सोलर प्लांट लग रहे हैं, जिसके तहत मेरी विधानसभा क्षेत्र खाजोड़ा में भी, बीकानेर में भी सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। ये बात सही है, राजस्थान सरकार एक अच्छा काम कर रही है, एनर्जी प्रोडक्शन में इसकी बढ़ोतरी होगी, लेकिन प्लांट स्थापित करने के लिए हजारों बीघा ज़मीनों की आवश्यकता रहती है। इन ज़मीनों में हमारे पुराने खेजड़ी के वृक्ष लगे हुए हैं, जो कि हमारे पूर्वजों ने बचा कर रखे हैं। खेजड़ी का वृक्ष एक पवित्र वृक्ष है, जो एक हमारे समाज विशेष बिश्नोई समाज या धर्म से जुड़ा हुआ भी है, जो एक राज्य वृक्ष की श्रेणी में भी आता है। पिछली सरकार के समय सभापति महोदय, बिना अनुमति के लगभग 50 से 60 हज़ार खेजड़ी के पेड़ों का काटा जाना विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं पर्यावरण प्रेमियों द्वारा बताया गया, जिसके लिए पिछले वर्ष खेजड़ी बचाओ संघर्ष समिति एवं पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति संगठनों द्वारा करीब 60-70 दिन तक बीकानेर में धरना प्रदर्शन भी किया गया। प्रशासन से कई बार वार्ता भी हुई। उक्त समस्या को माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा साहब के पास भी रखा गया। सभापति महोदय, जोधपुर में खेजड़ी ग्राम में सन 1730 में खेजड़ी बचाने के लिए अमृता देवी एवं 363 स्त्री पुरुषों द्वारा बलिदान भी किया गया था। ऐसी स्थिति में मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकार सोलर प्लांट के लिए भूमि का चयन ऐसे स्थान पर करे जहां बंजर ज़मीन हो, वृक्ष बहुत कम हो, खेजड़ी के वृक्ष भी बहुत कम हो। 70 साल से खेजड़ी कटने पर जो पुराने नियम है उसमें 100 रुपये का जुर्माना है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जुर्माना बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक किया जाए और ऐसी घटना जो करता है उसका कठोर कारावास की प्रावधान भी किया जाए। एक ऐसा ट्री प्रोटेक्शन एक्ट भी सरकार बनाए जिससे कड़े नियम बनाकर खेजड़ी कटने से रोका जाए। वर्तमान में सोलर प्लांट स्थापित करने में आने वाली खेजड़ियों वृक्षों की ट्रिमिंग या छंगाई कर खेजड़ियों को काटने से रोककर उसको बचाया जाए। सभापति महोदय, पर्यावरण को बचाने के लिए सोलर कंपनियों को पाबंद कर उसकी जगह एवज में पेड़ भी लगाने एवं खेजड़ी लगाने का नियम भी बनाया जाए। मैं सभापति महोदय इस मौके पर ये बताना चाहूँगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा साहब का बहुत ही अच्छा सोच और विचार है। उन्होंने पहले भी मैंने एक ऐसा मुद्दा उठाया था जिसमें सोलर कंपनियों द्वारा SC/ST की ज़मीन का जो लीज पे दी जाने का जो कन्वर्जन करने का नियम था, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्थिरता प्रदान कर हमारे क्षेत्र के और पूरे राजस्थान के SC/ST के भाइयों के लिए बहुत ही बड़ी सौगात दी। वो भी अपनी ज़मीन को लीज पर देकर और जो नियम है उसको सरल बनाया। इस मौके पर मैं ये कहना चाहूँगा कि इन खेजड़ी के लिए, खेजड़ी बचाने के लिए भी एक ट्री प्रोटेक्शन एक्ट बनाकर पर्यावरण प्रेमियों की भावना का सम्मान किया जाए।
यही मेरा कहना है। सभापति महोदय, आपने समय दिया, धन्यवाद। श्री अर्जुन लाल। श्री अर्जुन लाल जी, पर्ची। श्री अर्जुन लाल जी। यार ये क्या भाग रहे हैं अर्जुन लाल जी, कमाल कर दिया। जब आपको मालूम है आपकी पर्ची है तो आपको अंदर बैठना चाहिए सदन में। माफी चाहता हूं साहब। माननीय सभापति महोदय, पर्ची पर बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। माफी भी चाहता हूं। दिनांक 21/2/23 को सदन में प्रश्नकाल के दौरान माननीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के विभाग के प्रश्न के उत्तर में एक योजना का नाम गिना रहे थे। तब योजना का नाम में इंदिरा गांधी के महिला कामकाजी हॉस्टल, जो कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने बजट 23-24 में घोषणा की, लेकिन गत सरकार ने इस योजना पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, न इस बजट में कोई प्रावधान रखा, तथा योजना के नाम के आगे जब मंत्री महोदय उत्तर दे रहे थे तो फ्लो में दादी शब्द बोल दिया गया, तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं, क्या देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम के आगे चाचा लगता है? करमचंद गांधी के आगे बापू महात्मा लगता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम के आगे सरदार लगता है? और देवीलाल जी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके नाम के आगे ताऊ लगता है? हमारे राष्ट्रपति रहे प्रतिभा जी पाटिल, उनके नाम के आगे ताई लगता है? हमारे लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी थे, उनके नाम के आगे भी ताई लगता है? तो इनके उर्फ नाम से संबोधित करने पर यदि बापू, चाचा, सरदार, ताऊ, ताई, दादी ये सम्मानजनक शब्द हैं एवं असंसदीय नहीं है। दादी पर मैं कहना चाहूंगा, दीतू जी बैठे हैं, प्रेम, वात्सल्य, संस्कार, अनुभव, भाषा की खान है दादी। सारी मुश्किलों के फलों का आधार है दादी। फलते फूलते परिवार की जुबान है दादी। फिर कैसे किसी का अपमान है दादी? क्या इंदिरा गांधी जी के नाम बोलते वक्त फ्लो में दादी शब्द आ गया, जिससे विपक्ष के कई माननीय सदस्यों ने ऐतराज किया, कहा कि यदि दादी शब्द विधानसभा में शब्द हो तो इसे एक्सपेंस करने का भी हमारे माननीय मंत्री जी ने उस समय निवेदन कर दिया था। लेकिन विपक्ष के पास हमारे जो मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने ये इस बार बजट रखा था। इस बजट समावेशी, सर्वस्पर्शी, सर्व कल्याणकारी बजट था और विपक्ष के पास बोलने के लिए एक शब्द भी नहीं था। इसमें कोई खोट कमी नहीं निकाल सकता था। इसलिए उन्होंने इसको स्थगन करने के लिए जानबूझकर एक प्लानिंग के तहत उन्होंने आसन के ऊपर जाकर अपने हाथों से इशारा करते हुए, लहराते हुए जाके डाइस पर चढ़ गए और बाद में माननीय अध्यक्ष जी ने इस सदन को 3-4 बार स्थगित किया। लेकिन पहली बार स्थगन करने के बाद यहाँ पे सदन के अंदर फ्लोर में सभी माननीय सदस्य देख रहे थे कि हमारे विपक्ष के ये अभी
वो आप बैठिए माननीय सदस्य, आपका नंबर आए थे बोलना। लेकिन विपक्ष द्वारा मंत्री महोदय पर माफी मांगने पर एक बहाना बनाकर हट गए और इस सदन को आज 5 दिन से निरंतर एक गतिरोध बढ़ा हुआ है। मैं जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जो एक अपनी महती भूमिका रखता है, वो भी अन्य माननीय सदस्यों के साथ आह्वान करके आसन के प्रति अपशब्द बोले, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है, क्षमा करने योग्य नहीं है। ये पूरा सदन उसकी भर्त्सना करता है। मीडिया बाद में मीडिया में जाकर बाहर कहता है कि अध्यक्ष जी ने एक प्लान के तहत हमारे ऊपर ऐसे आरोप लगा के इन्होंने ऐसा छपवा दिया है, लेकिन हकीकत बात है कि वो सबके सामने यहाँ बोल रहे थे अध्यक्ष जी, और जो राज्य स्त्री के प्रदेश स्त्री जो प्रिंट मीडिया है, अखबार है, उनके ऊपर उन्होंने आक्षेप लगाया, तो वो भी एक ऐसा कुकृत्य उनके लिए क्षमा योग्य नहीं है। मैं लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य तक ये ओछी मानसिकता दर्शाती है। ये करते भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एवं निंदनीय है। हमारा दल इसकी निंदा करता है। हम माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन को चलाना जितनी जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की होती है, उतनी जिम्मेवारी विपक्ष की भी होती है, और ये सदन मर्यादाओं, नियमों एवं परंपराओं से चलता है। मैं सदन के माध्यम से आपसे आग्रह करूंगा कि इस गतिरोध को समाप्त करने की कोई योजना बनाकर जल्दी से गतिरोध को समाप्त करना चाहिए। आज जो सत्ता पक्ष है बड़ा भाई है, और कहते हैं कि जो इन्होंने कुकृत्य किया है उसके ऊपर भी समा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कह रम का घटियो विष्णु के भृगु मारी जब लात। भली भली सब कोई कहे, रही समा ठहराई, कहे कबीर शीतल भया, समा जो आग बुझाई। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस गतिरोध को तोड़ने के लिए सदन के सभी सदस्य बैठे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि इस गतिरोध को खत्म करें और विधानसभा जो पहले चल रही थी वैसे शुरू करें। जय हिंद, जय भारत। नियम समिति 2024-25 का द्वितीय प्रतिवेदन। हाँ, मंत्री महोदय पर्ची के जवाब में अपनी बात कहना चाहते हैं। माननीय सभापति जी, पर्ची के माध्यम से जो सवाल सदन के सामने आया है, निश्चित रूप से गंभीर विषय इसलिए है कि जिस शब्द को पूरे भारतवर्ष में सम्मानित रूप से माना जाता हो, उस शब्द के ऊपर बिना वजह आपत्ति करके सदन की कार्रवाई में व्यवधान डालने के लिए हमारे प्रतिपक्ष के साथी वेल में आ गए, और वेल में विरोध प्रदर्शन करना एक सदन की परंपराएं रही हैं कि कहीं कोई आपत्ति होती है तो वेल में आकर के कोई सदस्य या प्रतिपक्ष का साथी प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन आसन पर चढ़कर आसन के प्रति जिस तरह का व्यवहार देखने को मिला, और उस व्यवहार के कारण सदन के साथियों को अध्यक्ष जी द्वारा निर्देश भी दिए गए कि अपने अपनी सीटों पर जाइए, और जब सीटों पर नहीं गए, आसन की ओर मुखातिब होकर जिस तरह का व्यवहार किया, और अध्यक्ष जी को कुर्सी छोड़ करके साइड में आना पड़ा और हाउस को एडजॉइन करना पड़ा। हाउस एडजॉइन करने के बाद जिस तरह की सदन में व्यवस्थाएं बनी और 6 सदस्यों को निलंबित करना पड़ा, सरकार की ओर से सकारात्मक प्रयास हुए। संसदीय कार्य मंत्री जी के नेतृत्व में सरकार का एक दल लगातार उनसे संपर्क में रहा कि बिना विपक्ष के ठीक नहीं है कि आप सहयोग करें। राजस्थान की सरकार जनता के अपेक्षाओं पर उतरने के लिए बजटीय प्रावधान और बजट की घोषणाएं हैं, आपको कुछ ऐड करना है, राजस्थान की जनता की बात उठानी है,
तो सदन में सुचारू रूप से संचालन करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त करें। एक आगे बढ़ी बात, माननीय अध्यक्ष जी के चैम्बर में दोनों दलों के प्रमुख लोगों को बुलाया गया और उसमें तय किया गया कि आसन का अपमान करने वाले माननीय सदस्य जो लक्ष्मणगढ़ से आते हैं, अब निलंबित हैं, उनको सदन के आसन के प्रति किए गए अपमान की सदन में खड़े होकर के खेद व्यक्त करना पड़ेगा। उन्होंने हामी भरी। हामी भरने के बाद सदन की कार्रवाई, चूंकि समय निश्चित था, माननीय अध्यक्ष जी आसन पर आ गए, सुचारू रूप से चलने लगी, व्यवस्थाएं तय होती। इस बीच में ही माननीय सदस्य और उनके साथी सदन में आकर के हल्ला करने पड़ते हैं, हल्ला करने लगते हैं और उस हो हल्ला के कारण पुनः सदन को स्थगित करना पड़ा। लेकिन उस बीच में जो हुआ, इस सदन को फिर शर्मसार करने की बात हुई। जिस तरह के स्तरहीन शब्दों का उपयोग आसन के प्रति और माननीय अध्यक्ष के प्रति किया गया, इस राजस्थान की विधानसभा के इतिहास में निश्चित रूप से इस इतिहास को कलंकित करने वाला है। हो सकता है कि हमसे वरिष्ठ लोग यहां आए हों, उन्होंने सदन की परंपराओं के हवाले दिए हों, लेकिन इस तरह का व्यवहार, और जो अखबारों में भी छपा, और कल वही निलंबित सदस्य बाहर जब प्रेस करते हैं तो अध्यक्ष जी पर और एक अखबार पर आपस में बातचीत करने का जो आरोप लगाते हैं, इससे अखबार की साख पर भी एक तरह से प्रश्न चिन्ह उठा है। अखबार को भी स्पष्ट करना चाहिए। और उस जो भाषा यहां बोली गई, इस सदन के कई सम्मानित सदस्य उसके साक्षी हैं। उन्होंने प्रतिरोध भी किया कि इस तरह के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। सदन का अध्यक्ष सबका सम्माननीय होता है और सदन के अध्यक्ष की गरिमा और सदन की परंपराओं की गरिमा रखना प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन विपक्ष के साथियों को पता नहीं क्या हो गया, जनता की समस्याओं को उठाना नहीं चाहते हैं। और उसी बात को लेकर जब पुनः गतिरोध तोड़ने की बात हुई तो कक्ष के अंदर लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा था कि हाँ, मेरे से गलती हो गई, दोबारा अभी मैंने स्तरहीन शब्दों का प्रयोग कर लिया है, उसकी मैं माफी मांग लूंगा। और पुनः तय हुआ, माननीय वरिष्ठ सदस्य आदरणीय राजेंद्र जी पारीक साहब जो सीकर से आते हैं, उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि सदन की गरिमा बनाने के लिए आप चूंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और आपकी हैसियत के मुताबिक आपने शब्दों का प्रयोग नहीं किया, आपको सदन में खेद व्यक्त करना चाहिए। ये सारा तय होने के बाद यहाँ आए और यहाँ आने के बाद फिर मुकर गए और मुकर करके उसको घुमा करके बात को कहना चाहा। और उनकी घुमा करके बात कहने के बाद कांग्रेस के वो साथी जो कई कई बार से सदन में आ रहे हैं, उन प्रदेश अध्यक्ष से, जो उनके दल के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके दबाव में आकर वो बहिर्गमन इसलिए कर गए कि राजस्थान की सरकार जो अच्छे काम कर रही है वो उनके कानों से सुने नहीं जा रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि जिस अखबार में वो अमर्यादित शब्द छपे हैं और आसन की ओर इंगित करने के लिए उन्होंने प्रेस में कहा है, वो स्पष्टीकरण भी होना चाहिए। और जो माननीय सदस्यों ने अपने कानों से सुना है कि यहाँ वेल में आकर, भले ही वो सदन की कार्रवाई में वो शब्द नहीं हो क्योंकि सदन स्थगित हुआ पड़ा था, तो उन माननीय सदस्यों से भी मेरा आग्रह है, इस सदन में निश्चित रूप से मैं उन शब्दों की निंदा भी करता हूं, भर्त्सना भी करता हूं और ऐसे कृत्य के लिए जिन माननीय सदस्य ने कृत्य किया है उनसे लिए माफी सदन में ही मंगवानी चाहिए। सभापति महोदय, जब बजट यहाँ पर पढ़ा गया और उस बजट की सराहना पूरा राजस्थान कर रहा था, डोटासरा जी जो लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य 2 दिन तक हाउस में नहीं थे और जिस दिन हाउस में वो आए सबको महसूस हो रहा था कुछ न कुछ गड़बड़ आज होगी और वो हुई भी है। मैं अविनाश जी की भी थोड़ी गलती मानता हूँ। गलती ये मानता हूँ कि इनको दादी माँ की जगह ग्रैंड मदर कहते तो ये दिक्कत नहीं आती आपको, इन्होंने दादी माँ बोल दिया। ये इटली की प्रवृत्ति के लोग हैं, अगर आप कहते हैं ना आपकी ग्रैंड मदर के नाम पे आपने योजना बनाई तो कोई दिक्कत ही नहीं होती।
लेकिन सभापति महोदय, जिस तरह माननीय अध्यक्ष जी की अवमानना की गई, जिस तरह वेल में आकर और डायस पर चढ़कर अध्यक्ष जी के लिए गलत शब्द यूज किए गए, जिस तरह हाउस एडजोर्न होने के बाद, क्योंकि मैं तो यहाँ मौजूद था और कई सदस्य और मौजूद थे, जिस तरह यहाँ पर गंदी गंदी भाषा का उपयोग किया गया, सभापति मैं गवाह हूं ना इस बात का। सभापति महोदय, उन्होंने कहा मेरी जूता अभी माफी नहीं मांगेगा। कौन होता है ये अध्यक्ष? ये तो मुख्यमंत्री का फोन अंडरशंट जो भी बातें करनी थी उन्होंने कही। लेकिन सभापति महोदय, मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि सदन में, चाहे वो सदन चल रहा हो चाहे सदन नहीं चल रहा हो, और मैं धन्यवाद देता हूं हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी को, मैं धन्यवाद देता हूं हमारे संसदीय मंत्री जोगाराम जी को, हमारे जोगेश्वर जी गर्ग साहब को, सचेतक महोदय को। हम सब ने इस बात का प्रयास किया किसी भी तरह इसका रास्ता निकल जाए, लेकिन सभापति महोदय ये रास्ता निकालना नहीं चाहते थे। आज मुझे पता है कि जितने एमएलए यहाँ पर बैठे, विधायक गण बैठे, आप पूछो इनसे, इनके रिश्तेदार हिंदुस्तान में जहाँ भी रहते होंगे, फोन कर करके पूछ रहे हैं यार ऐसा क्या हो गया राजस्थान में कि दादी माँ के नाम पर ये भड़क गए, ताऊ के नाम पे भड़क जाते हैं, राष्ट्रपिता के नाम पे भड़क जाते हैं, मामा के नाम पे भड़क, क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह है ये पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी इटली से संचालित पार्टी, और इनको ऐसे शब्द अच्छे नहीं लगते। और सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि आप इस तरह का निर्णय लें कि आने वाले समय में सदन की, क्योंकि अध्यक्ष जी ने जितनी छूट दे सकते थे, अध्यक्ष जी ने जितनी दया दिखाई, अध्यक्ष जी ने जितना प्रयास किया, अध्यक्ष जी ने ये सही कह रहे थे मैडम साहब अभी कि एक निष्कासित सदस्य को सदन में बुलाकर उससे वक्तव्य दिलाना, ये भी हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है। आज तक किसी ने नहीं दिलाया होगा, लेकिन मुझे लगता है वो हमारी गलती थी। अगर वो अंदर आके माफी मांग, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट किया था और कमिटमेंट यहाँ आकर बदल दिया। सभापति महोदय, इसको सदन में बैठकर हम सबको इनकी भर्त्सना करनी चाहिए। ये ठीक है कि डेडलॉक तोड़ना चाहिए, प्रजातंत्र इसी को कहता है कि कितनी भी बात हो जाए लेकिन डेडलॉक टूटना चाहिए, सत्ता और विपक्ष मिलकर सदन को चलाते हैं। लेकिन विपक्ष की जिस तरह की भूमिका है, और ये सारी भूमिका बनी है राजस्थान में पिछले 2 बजट जो भजन लाल जी की सरकार ने दिए, उस बजट को लेकर इनके दिमाग में, इनका दिमाग गड़बड़ हो गया इनका। आपको तो ध्यान होगा कालीचरण जी, मैं तो नहीं था उस सदन में, गहलोत साहब जब बजट पढ़ रहे थे 1 साल पुराना बजट पढ़ लिया उन्होंने, पढ़ लिया था नहीं पढ़ लिया था, ये 1 साल पुराना बजट पढ़ लिया उन्होंने। और सबसे बड़ी चीज़ है, उनको बजट की जरूरत भी नहीं थी, उन्होंने तो अपने सारे कांग्रेस के एमएलएस को एक एक अट्टे दे रखी थी, नगद बजट दिया था, जाओ और लूटो और निपटाओ सबको। इसलिए सभापति महोदय, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि गंभीरता से इस बात के विचार करें कि जिन लोगों का इसमें दोष है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, जो भी सदन तय करेगा, और इस तरह का नियम बनाया जाए कि भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो, और सदन एडजोर्न होने के बाद भी सदन के अंदर कोई इस तरह का गाली गलौज दुर्व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, ऐसा नियम बनना चाहिए। धन्यवाद। ब्राजे साहब, माननीय मंत्री, माननीय सभापति जी, पहली बार सदन में देखने को मिल रहा है कि पर्ची के माध्यम से कोई इशू उठाया गया जिस पे आप पर चर्चा करा रहे हैं, पर लेकिन मेरे को भी मौका दिया जाए जो मैं एक बीच की बात कह सकूं, क्योंकि जब आपने उनको भी मौका दिया है तो 1 मिनट में बात करना चाहूंगा। पहले तो मैं आपको अवगत करा दूं, मैं आपको अवगत, माननीय सभापति, राजस्थान के हितों से जुड़ा हुआ प्रश्न, मैं आपको अवगत करा दूं कि ये पहली बार अवसर नहीं है। पर्ची पर बोलने का पूर्व में भी मैंने बैठते ही यहाँ कहा था, पर्ची प्रारंभ होने से पहले ही, यदि कोई मंत्री जवाब देना चाहे तो दे सकते हैं। ठीक है, अब बिराजिए। देखिए, अब आप कोई वरिष्ठ सदस्य अपनी, आप बिराजिए, आप वरिष्ठ हैं, बिराजिए। देखिए, जो विषय आया, आसन की व्यवस्था, आप बिराजिए, वरिष्ठ है, आप मंत्री रहे, बिराजिए, प्लीज आप बिराजिए। आप भी बैठिए, मंत्री महोदय प्लीज आप बैठिए। देखिए, अरे आप बिराजिए प्लीज, आप बिराजिए आप प्लीज। गोपाल जी, आप समझदार, बिराजिए, आप बिराजिए प्लीज।
देखिए मंत्री महोदय आप बताइए, जो पर्ची में विषय आया उस विषय में माननीय मंत्री महोदय ने अपने विचार रखे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से माननीय अध्यक्ष महोदय की कार्य प्रणाली है, वो कार्य प्रणाली सदन में उनकी सहजता, सरलता, शुचिता और निष्पक्षता के लिए चहुओर उसकी प्रशंसा होती। और माननीय अध्यक्ष जी ने हमने देखा कि लगातार बहुत उदार मन से, उदार दिल से इस घटनाक्रम में भी उन्होंने पूरा प्रयास किया, पूरा प्रयत्न किया। और उनका भाव कभी ये नहीं रहा कि कोई आके माननीय सदस्य उनसे व्यक्तिगत रूप से क्षमा मांगे। वो जो ऐतिहासिक परंपरा इस आसन की रही है, वो सिर्फ उस आसन की परंपरा के प्रति खेद प्रकट करवाना चाहते थे। क्षमा से भी उन्होंने ये शब्द कह दिए थे कि बहुत इजी गोइंग, बहुत सरल आप आसन के प्रति खेद प्रकट कर दिए जाए। और वो खेद भी वो इसलिए, चूंकि इस आसन का अपना महत्व है, इस आसन की अपनी गरिमा है और इस सदन की गरिमा बनी रहे, ये प्रयास माननीय अध्यक्ष जी का था। तो खैर ये सारे विषय अब सामने आए हैं। अपन आगे की व्यवस्था के लिए सभापति जी, माननीय सभापति जी, नियम समिति 2024-25 का अब ये विषय, माननीय सभापति जी, एक मिनट की बात, 1 मिनट मैं रखूंगा बात। अब ये विषय हो गया। 1 मिनट माननीय सभापति जी, मेरा निवेदन ये कि हम पिछली बार 15वीं विधानसभा में भी सदस्य थे, हमने देखा किस तरह आसन का हमारे नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष बात करते थे। कोई गलती सदस्य हो जाती थी तो उन्हें क्षमा मांगने में 2 मिनट भी नहीं लगाते थे। पर इस बार हमने पहली बार देखा है नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष उनको, उनके स्वयं के ही नेता उनको नहीं मान रहे। जो उस दिन की घटना लक्ष्मणगढ़ के विधायक द्वारा की गई, माननीय सदस्य द्वारा जिस तरह उनके शब्द थे, जिस तरह बोलना, ऐसे शब्द हमने 6 साल विधानसभा में कभी नहीं सुने। ना सिर्फ ऐसे शब्द सुने, बल्कि ये निवेदन और करते हुए कि ऐसे सदस्य जिन्होंने इस तरह के अशोभनीय भाषा का यहाँ इस्तेमाल किया और उसके बाद भी विधानसभा अध्यक्ष जी ने बड़ा हृदय दिखाते हुए उनको फिर सदन में बुला के माफी का निवेदन किया, फिर भी उन्होंने नहीं किया। तो ऐसे सदस्य की तो भर्त्सना की जानी चाहिए साहब, ऐसा कृत्य, ताकि जितने भी नए विधायक हैं वो सीखे कि ऐसे जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और 4 बार के विधायक, इतने वरिष्ठ आदमी इस तरह का व्यवहार करेंगे तो नए व्यक्ति कहां से सीख कर जाएंगे। माननीय मंत्री महोदय, सभी सदस्य चाहे वो पक्ष के हो चाहे प्रतिपक्ष के हो, और राजस्थान की 8 करोड़ की जनता यही चाहती है कि यहाँ स्वस्थ जो है आपस में दोनों बैठे और एक गतिरोध खत्म हो। और मैं समझता हूँ कि जरूर इसके लिए प्रतिपक्ष भी और पक्ष भी इस विषय में पूरी गंभीरता के साथ इस विषय में वो सोच रहे होंगे और इसमें आगे की कार्रवाई। सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं, आज चूंकि बजट प्रस्तावों पर चर्चा का अंतिम दिन है और उप मुख्यमंत्री का जवाब भी आना है और वक्ताओं की संख्या भी लंबी है, इसलिए आज भोजन अवकाश को निलंबित रखा जाए। भोजन अवकाश। नियम समिति 2024-25 का द्वितीय प्रतिवेदन श्रीमती दीप्तिकरण महेश्वरी। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम समिति 2024-25 का द्वितीय प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखती हूँ। वित्तीय समितियों के निर्वाचन के संबंध में प्रस्ताव श्री जोगेश्वर गर्ग। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय समितियों के निर्वाचन के संबंध में निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। 1. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से जनलेखा समिति 2025-26 के लिए अधिकतम 15 सदस्यों का निर्वाचन किया जाए। 2. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति क 2025-26 के लिए अधिकतम 15 सदस्यों का निर्वाचन किया जाए। 3.
इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति ख 2025-26 के लिए अधिकतम 15 सदस्यों का निर्वाचन किया जाए। 4. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 233 ख के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति 2025-26 के लिए अधिकतम 15 सदस्यों का निर्वाचन किया जाए। सभापति महोदय, मैं प्रश्न ये है कि वित्तीय समितियों के निर्वाचन के संबंध में जो प्रस्ताव सरकारी मुख्य सचेतक ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहे, जो विपक्ष में हो ना कहे। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। वित्तीय समितियों के निर्वाचन संबंधी प्रस्ताव स्वीकार किया गया। श्री जोगेश्वर गर्ग, सभापति महोदय, वित्तीय समितियों के गठन के संबंध में प्रस्ताव। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय समितियों के गठन के संबंध में निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न